जादुई तालाब और टकली बहू। एक समय की बात है, कुंदनपुर गांव में नीरज नाम का एक आदमी रहा करता था। नीरज दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरा चिट्टा था, लेकिन उसकी पत्नी शांति दिखने में उतनी ही काली और टकली थी। लेकिन वो मन की बहुत ही साफ और अच्छी थी। वो हमेशा सबका भला करती थी। लेकिन नीरज की माँ कमला को शांति का रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से वो अपने बेटे नीरज की मायरा नाम की एक लड़की से दूसरी शादी करवा देती है। मायरा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसके लंबे सुनहरे बाल थे जो उसके पूरे कमर तक आते थे, और इसी वजह से मायरा को अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था और वो अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। और उसके आते ही नीरज का भी व्यवहार शांति के प्रति पूरा बदल जाता है। अरे मायरा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। नीरज की आवाज सुनकर शांति रसोई से भागते हुए बाहर आती है और कहती है, अरे क्या हुआ तुम्हें जी? किसने मुझे बुलाया? बताइए। मैंने तो मायरा को बुलाया था ना। दरअसल वो मायरा अपने कमरे में तैयार हो रही है, इसलिए मैंने सोचा। उसी समय वहाँ पर मायरा आ जाती है और कहती है, अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तो सारा दिन बस तैयार ही होती रहती हूँ। मेरे पास और कुछ काम तो है नहीं, घर का सारा काम तो तुम अकेली ही करती हो जैसे। लेकिन मायरा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम बस गलत समझ रही हो। अरे हाँ, मैं तो हमेशा गलत ही समझती हूँ, सच्ची तो तुम ही हो, इसलिए तो बार बार अपनी ये भोली सूरत बनाकर नीरज को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। मायरा और शांति की इस बहस को देखकर नीरज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे अब चुप हो जाओ तुम दोनों और मेरी बात ध्यान से सुनो। हमेशा यूँ छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने मत लग जाया करो, खासकर तुम शांति। लेकिन मेरी क्या गलती है? ये सब तो मायरा ने शुरू किया था ना। मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए तुम चुपचाप से जाओ और अपना काम करो। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय भी बना देना। तुम्हें तो वैसे भी आजकल कुछ याद रहता नहीं है, सब कुछ बोल कर ही करवाना पड़ता है। पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती है। अरे अब तुम यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से। नीरज की बातें सुनकर शांति को बहुत बुरा लगता है और वो सर झुकाकर वापस से रसोई में चली जाती है। उसी समय नीरज मायरा से कहता है, अरे मायरा, अब तुम वहाँ गुस्से में क्यों खड़ी हो? चलो इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए, आप बस अपनी उस काली कलूटी बीवी को समझा लीजिए कि वो मुझसे दूर रहे, वरना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है, अब तो गुस्सा छोड़ दो और ये लो तुम्हारा गिफ्ट जो मैं खास तुम्हारे लिए लाया था। और हाँ, एक बात और, कल मुझे किसी काम से शहर जाना होगा, इसलिए कल तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सामान पैक कर देना और उस शांति को इसके बारे में मत बताना। लेकिन क्यों? उसे क्यों नहीं बताऊं? अरे उस मनहूस का चेहरा देखकर मैं जब किसी काम से बाहर जाता हूँ, मेरा वो सारा काम खराब हो जाता है। नीरज की ये सारी बातें शांति सुन लेती है और उसका दर्द उसकी आंखों से छलकने लगता है, इसलिए वो चुपचाप चाय लेकर आती है और वहाँ पर रख देती है। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? यूँ अजीब सी शक्ल क्यों बना रखी है? नहीं, कुछ नहीं। इतना कहकर शांति वापस किचन में चली जाती है और उसके अगले दिन नीरज सुबह सुबह शहर के लिए निकल जाता है और शांति चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से ये सब देखती है और अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। और फिर वो अपने घर के कामों में लग जाती है। जहाँ शांति घर के सारे गंदे बर्तन धो रही होती है, वहीं मायरा और भी गंदे बर्तन लाकर शांति के आगे फेंक जाती है। और शांति बेचारी अकेली ही घर का सारा काम किया करती थी, लेकिन मायरा घर के कामों में उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं किया करती थी। तभी ऐसी ही एक दिन जब मायरा अपने बाल संवार रही होती है, उसी समय शांति उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे मायरा, लाओ मैं तुम्हारे बाल कंघी कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा एक भी बाल टूटना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारे ये बचे कुचे बाल भी नहीं रहने दूंगी। उसी समय शांति मायरा के बालों की कंघी करने लगती है और मायरा के कुछ बाल खिंचाव की वजह से टूट जाते हैं। और ये देखकर मायरा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है,
अरे ये क्या, तुमने मेरे इतने सारे बाल तोड़ दिए? तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना? तुम मुझे भी अपनी तरह टकली बनाना चाहती हो? रुको, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझसे उलझने का क्या अंजाम होता है। उसके बाद मायरा बड़ी ही बेरहमी से शांति के छोटे बालों को पकड़कर खींचने लगती है और शांति दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन मायरा उसकी एक नहीं सुनती और उसके सारे बाल मायरा के हाथों में आ जाते हैं और वो कहती है, अब आया ना मजा, अब तुम लग रही हो पूरी तरह से ईद का चांद। बहुत हो गया मायरा, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा ये सुखी संसार। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, वैसे भी तुम्हारी जैसी औरत को भला कौन अपने घर में रखेगा। इतना सुनकर शांति रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। तभी उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे एक गुरु माँ दिखाई देती है। उन्हें देखते ही शांति हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती है, हे गुरु माँ, आज इस जंगल में आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसी समय वो गुरु माँ कहती है, अरे बेटी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? गुरु माँ, आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब पता होगा, इसलिए आप कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपने जीवन में खुश रह सकूं। क्यों नहीं बेटी, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक तालाब है, तो तुम वहाँ जाकर उस तालाब में एक बार डुबकी लगा लो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसा आप कहे गुरु माँ। इतना कहकर शांति उस तालाब के पास चली जाती है और उसमें एक बार डुबकी लगा लेती है और उसके डुबकी लगाते ही शांति बिल्कुल दूध की तरह गोरी और उसके सर पर सुनहरे घने बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से शांति बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगती है। और ये सब देखकर शांति बहुत खुश हो जाती है और वो वापस गुरु माँ के पास जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आज आपकी वजह से मुझे ये इतना सुंदर रूप मिल गया है। अरे बेटी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे मन की सुंदरता है जो बाहर दिखाई दे रही है। और वो एक जादुई तालाब है जो लोगों की मन की सुंदरता को बाहर दर्शाता है। इसलिए आज के बाद तुम्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा और तुम अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकोगी। गुरु माँ की बातें सुनकर शांति अपने घर वापस चली जाती है और जब मायरा शांति की इस खूबसूरती को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे लगने लगी और तुम्हारे सर पर बाल, ये इतने लंबे बाल कैसे आ गए? उसके बाद शांति मायरा को उस जंगल के जादुई तालाब के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर मायरा के मन में और सुंदर होने का लालच आ जाता है और वो कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो देखो मैं भी उस जंगल में जाकर तुमसे भी ज्यादा सुंदर और गोरी होकर आऊंगी, फिर मैं देखती हूँ कि मेरी सुंदरता के आगे कौन टिकता है। इतना कहकर मायरा भी जंगल की ओर चली जाती है। अच्छा तो आप है वो गुरु माँ, तो क्या आप मुझे उस सुंदर होने वाले जादुई तालाब के बारे में बता सकती हैं? क्यों नहीं बेटी, लेकिन तुम्हें उस तालाब में सिर्फ एक बार ही डुबकी लगाना है, वरना तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद मायरा उस जादुई तालाब के पास चली जाती है, लेकिन मायरा ज्यादा सुंदर होने के लालच में आकर एक बार की जगह कई बार डुबकी लगा लेती है, जिसके बाद उसका शरीर कोयले की तरह काला और सर पर गिने चुने 2-3 बाल रह जाते हैं। और ये देखकर मायरा चिल्लाते हुए गुरु माँ के पास वापस जाती है और कहती है, गुरु माँ देखिए ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो यहाँ पर सुंदर होने आई थी, लेकिन उस तालाब में डुबकी लगाते ही मेरा रंग रूप तो एकदम से ही बदसूरत हो गया। ये तो तुम्हारे मन का ही कालापन है मायरा, जो तुम्हारे बाहर नजर आ रहा है, क्योंकि तुम एक बहुत ही घमंडी और लालची किस्म की औरत हो। इसलिए आज के बाद तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही गुजारना होगा। गुरु माँ की बातें सुनकर मायरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। और उस दिन के बाद से शांति खुशी खुशी अपने पति के साथ अपना जीवन बिताने लगती है और मायरा को उसी तरह रहकर
अपना जीवन जीना पड़ता है। गुलाबी परी के जादुई 3 सैंडल का जादू। इलाहाबाद के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लीला नाम की औरत रहती थी। उसके पति का देहांत शादी के कुछ सालों बाद ही हो गया था और उसकी एक बेटी भी थी। पति के देहांत के बाद उसने अपनी बेटी का पालन पोषण खुद ही किया और उसे पढ़ाया लिखाया। वो एक सैंडल की दुकान पर काम करती थी और वहाँ पर सैंडल बनाना सीखती भी थी। जब लीला ने सैंडल बनाना अच्छे से सीख लिया तो कुछ सालों बाद उसने अपनी एक दुकान खोल ली। अब देखते ही देखते समय बीतता गया और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी और उनका घर खर्च भी आराम से चलता रहता था। साथ ही साथ अपनी बेटी नेहा की पढ़ाई का खर्चा भी वो आराम से उठा लेती थी। एक दिन की बात है, नेहा अपने स्कूल से सीधा अपनी माता की दुकान पर पहुंच गई और वहां पहुंचकर अपनी माँ से पूछती है, माँ, आज तुम इतनी थकी और चिंता में क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? अरे बेटी, गांव के मुखिया की बेटी की शादी है और उनके रिश्तेदारों के लिए बहुत सारे सैंडल बनाने हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। ये बहुत लंबा ऑर्डर मिला है, इसे करने में बहुत देर लगेगी, इसलिए मुझे थोड़ी थकान हो रही है। अच्छा माँ, तो आप ऐसा करो, आप उधर जाकर आराम करो, आगे के सैंडल मैं पूरी कर दूंगी। आखिर मुझे भी सैंडल बनाने आते हैं। अच्छा, तूने सैंडल बनाना कब सीख लिया? माँ, मैं आपको रोज देखती हूँ इतने सालों से। आपको सैंडल बनाते हुए देख मुझे सारे तरीके समझ आ गए हैं और देख देख कर ही मैं सीख गई हूँ। आप चिंता मत करो, आप जाकर आराम करो, मैं सारा काम संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, अगर तू कह रही है तो मैं तेरी बात मान लेती हूँ, पर ध्यान रहे ये बहुत जरूरी काम है, इसे दिल लगाकर पूरा करना और सैंडल अच्छे और सुंदर लगने चाहिए, तभी मुखिया जी और उनके रिश्तेदार खुश होंगे। इतना कहकर लीला घर की ओर निकल जाती है और घर पर जाकर आराम करती है और दूसरी जगह नेहा दुकान पर रात दिन लगाकर काम करती है और सारे सैंडल तैयार कर देती है। सुबह होते ही जैसे ही उसकी माँ लीला वहाँ आती है और उन सैंडलों को देखती है तो वो तो हैरान ही हो जाती है, क्योंकि नेहा ने तो बहुत ही सुंदर सैंडल बनाकर तैयार कर रखी थी। वो दिखने में बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया, ये तो बिल्कुल ब्रांडेड सैंडल लग रहे हैं, मानो किसी महंगी दुकान से खरीदे हो। बहुत सुंदर काम करा तूने, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है बेटी। अब लीला इतना कह ही रही होती है, तभी वहाँ पर गांव के मुखिया की बीवी आ जाती है और सैंडल की मांग करने लगती है और उससे पूछती है, अरे लीला, सारे सैंडल तैयार हो गए हैं क्या? हाँ मालकिन, आपके सारे सैंडल तैयार हो गए हैं, आप चिंता मत करिए, ये रहे आपके सुंदर सी सैंडल। अरे वाह, सैंडल तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी बनाई है, ऐसा लग रहा है मानो किसी बड़े मॉल में जाकर ये सैंडल खरीद रही हूँ। इनको देखकर तो मुझे आनंद ही आ गया, ये देखकर मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। तुम लोगों का शुक्रिया, ये लो तुम्हारे पैसे। अब मुखिया की बीवी वहाँ से लीला और नेहा की तारीफ कर कर चली जाती है और देखते ही देखते कुछ समय बीत गए और अब लीला से काम नहीं हो पाता था। वो बहुत जल्द थक जाती थी और उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। नेहा अपनी पढ़ाई खत्म करके स्कूल से घर आकर सीधा अपनी माँ लीला के दुकान पर चली जाती थी उनका हाथ बटाने। एक दिन की बात है, लीला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण वो घर पर ही लेटी हुई थी। तभी वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है और बोलती है, बेटी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मेरा ये शरीर और साथ नहीं दे पाएगा, तुम अपना ध्यान रखना और मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाना चाहती, पर ये मेरी मजबूरी है। नहीं माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम बेकार की बातें कर रही हो। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए एक अच्छे डॉक्टर से दवाई लेकर आती हूँ, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। नेहा इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी माँ लीला वही दम तोड़ देती है और उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और अगले दिन ही जाकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वहीं बैठकर बहुत तेज तेज रोने लगती है और दुखी मन से वहीं बैठी रहती है।
अब लीला की मृत्यु को कुछ महीने हो गए थे और अब नेहा अपना ध्यान पढ़ाई के साथ साथ दुकान के कामों में भी लगा रही थी और वो दुकान को अच्छे से चलाती थी और नए नए प्रकार के सैंडल बनाती थी। एक दिन की बात है, नेहा की दुकान पर एक औरत आई और उस औरत का नाम रेनू था। रेनू एक बिजनेस वुमेन थी जो कि सैंडल का काम करती थी। उसके शहर में एक बहुत बड़ी दुकान थी और वो मॉडर्न तरह के सैंडल बनाती थी और लोगों को बेचती थी। वो नेहा के पास आकर कहती है, हेलो, मेरा नाम रेनू है। मुझे यहाँ पर इस गांव की मुखिया की बीवी ने भेजा है। वो मेरी बचपन की सहेली है और उनके सैंडल देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। तब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे तुम्हारा पता दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पर खुद आई हूँ। तुम्हारा काम और तुम्हारा हुनर देखने मेरे फ्रेंड ने बताया कि तुम बहुत अच्छे सैंडल बनाती हो। क्या तुम मुझे उसका सैंपल दिखा सकती हो? नेहा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और रेनू को बहुत सारे सैंपल दिखाती है। तरह तरह के और सुंदर सुंदर सैंडल देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे एडवांस पैसे देकर सैंडल बनाने का ऑर्डर दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब नेहा उस ऑर्डर को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके सुंदर सी सैंडल बनाकर तैयार करती है और सुबह होते ही अपने स्कूल की ओर निकल जाती है। जब वह स्कूल से घर आती है तो देखती है कि उसकी दुकान में तो आग लग गई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी दुकान के बाहर ही जो खंबा है उसकी बिजली की वजह से ही उसकी दुकान में आग लग गई। ये देखकर वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान से इंसाफ मांगती है। उसी समय आसमान से गुलाबी परी गुजर रही होती है और आग देखकर नीचे की ओर उतरकर आती है और देखती है कि वहाँ पर नेहा बैठी फूट फूट कर रो रही है। गुलाबी परी बोलती है, क्या हुआ नेहा, तुम ऐसे यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो और तुम्हारे मकान में आग कैसे लग गई? ते हुए सारी बातें बताती है और बताती है कि कैसे उसके दुकान में आग लग गई। ये सब सुनकर गुलाबी परी कहती है, देखो नेहा, मेरे पास ऐसा कोई जादू तो नहीं है कि मैं तुम्हारी दुकान को दोबारा से ठीक कर दूं, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने परीलोक की दुनिया में लेकर जाती हूँ। गुलाबी परी नेहा को अपने साथ अपनी परियों की दुनिया में लेकर आती है और वहाँ उसे 3 जादुई सैंडल के रास्ते दिखाती है और बताती है कि ये तीनों जादुई सैंडल है, तुम इनमें से एक को चुन सकती हो। नेहा, ये 3 जादुई सैंडल है, तुम इनमें से एक को चुन सकती हो। जिसको भी तुम चुनोगी तुम्हारी जिंदगी वैसी ही हो जाएगी और तुम्हें वही सब मिलेगा जो उस सैंडल की दुनिया में होगा। बस ध्यान रहे कि लालच मत करना। ठीक है परी जी। तभी पहला जादुई सैंडल बोलता है, नेहा, तुम मेरी सैंडल की दुनिया में आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा धन और सोना चांदी दूंगा। फिर तभी दूसरा जादुई सैंडल घर बोलता है, नेहा, मेरी जादुई सैंडल की दुनिया में आओ, मैं तुम्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम दूंगा। फिर तीसरा जादुई सैंडल बोलता है, नेहा, तुम मेरी जादुई सैंडल की दुनिया में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सैंडल बनाने का सामान दूंगा और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें भी दूंगा। अब नेहा मन ही मन सोचती है कि मुझे तीसरे सैंडल की तरफ जाना चाहिए क्योंकि लालच करना बुरी बला है और गुलाबी परी ने भी बोला था कि मुझे लालच नहीं करना और माँ ने भी मुझे यही सिखाया है और मुझे अपनी दुकान दोबारा से शुरू करनी है तो मुझे उसके लिए सामान की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तीसरे गुलाबी घर में जाऊंगी। और फिर जैसे ही नेहा तीसरे गुलाबी घर में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ तो सब चीजों की सुख सुविधाएं प्राप्त थी। उस घर में सैंडल बनाने का सामान था, सुंदर सुंदर कपड़े थे और सब चीजें थी। ये देखकर नेहा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये फल शायद मेरी ईमानदारी की वजह से मिला है। अब वो उस सामान से और सैंडल बनाती है और अपने क्लाइंट रेनू के पास जाती है और उसे अपने बनाए सुंदर सैंडल दिखाती है। अरे वाह नेहा, तुमने तो ये सैंडल बहुत अच्छे से बनाए हैं और ये बहुत अद्भुत और सुंदर भी लग रहे हैं। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे और ऐसे ही दिल लगाकर काम करती रहो। अब रेनू उसे एक बड़ा ऑर्डर देती है और उसे शहर आने के लिए भी बोलती है और अपनी कंपनी में उसे काम करने के लिए कहती है।
अब नेहा रेनू की बात मानकर शहर चली जाती है और शहर में जाकर तरह तरह के सैंडल बनाती है और अच्छे दामों में काम करती है और उसे ढेर सारा पैसा भी मिलने लगा था और लोगों को उसके बनाए हुए सैंडल बहुत पसंद आते थे, जिसकी वजह से रेनू की कंपनी की सेल बढ़ती ही जा रही थी और अब नेहा भी अपनी जिंदगी शहर में अच्छे से बिता रही थी और वो बहुत खुश भी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।